तो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है ऑर्गेनिक टेक्निक्स। ठीक है। तो बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसमें ये चीज कवर्ड होती है। प्लस इसी में नॉमेनक्लेचर भी कवर्ड होता है, और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारी जीओसी भी इसी में कवर्ड होती है, जो कि काफी अच्छा लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो जीओसी है, जीओसी के नाम पर मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो मैकेनिज्म और जो इफेक्ट्स वगैरह जो हम सीखते हैं, ठीक है, या ना, हम जो भी इफेक्ट्स वगैरह सीखते हैं, मैकेनिज्म सीखते हैं, ये पूरे टूल्स हमारे 12th में काम में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासियत है, अगर आती है तो पूरी आती है, वरना बिल्कुल नहीं आती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर हमें जीओसी अच्छे से समझ में नहीं आई, इफेक्ट समझ में नहीं आया, मैकेनिज्म समझ में नहीं आई, तो फिर 12th में हमें सारी रिएक्शंस को रटना पड़ेगा। और यकीन मानो, अगर आपने जीओसी को बहुत अच्छे से सीख लिया, नॉमेनक्लेचर के बाद में जीओसी को बहुत अच्छे से सीख लिया, और इसे आप 12th में याद रखे रहे, जो कि मैं एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कराऊंगा, तो आप याद करे रहे अगर इसे, और आप इसे अप्लाई करोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी हो जाएगी कि आपको एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला चैप्टर बड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है। ये बड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन तो बहुत छोटा सा रह जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को, ऑर्गेनिक टेक्निक्स। देखो बेटा, यहां पर बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बनाते हो या आपको दिया जाता है, और अगर उसमें इम्प्योरिटी होती है, तो आप उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे। ठीक है। या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हुआ है, तो आप उसे एक दूसरे से सेपरेट कैसे करोगे, ये उसकी टेक्निक्स है, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिक टेक्निक्स। ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफी चीजें आपको ये जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करेंगे, यानी अगर दो चीजें मिली हुई है तो दोनों को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद में फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी कि हम ये पता लगाते हैं हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है क्या, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पता लगाने के लिए हमें दो टाइप का एनालिसिस करना पड़ता है। पहला हमें करना पड़ता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटी पता लगानी पड़ती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे क्या क्या है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में क्या सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो क्या वो साइनाइड के फॉर्म में या एमाइन के फॉर्म में है, हमें ये सब पता करना पड़ेगा। ठीक है। या आइसोसाइनाइड के फॉर्म में। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, या ट्रिपल बॉन्ड है, हमें ये पता करना पड़ेगा। समझ रहे हो। फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सी पोजीशन पर है। ये भी आपको यही टेस्ट सिखाते हैं, वो कौन सी पोजीशन पर है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा। ये भी आप प्रैक्टिकली पता लगाना यहां पर सीखोगे इस चैप्टर में। तो पहले तो क्या क्या मौजूद है, ठीक है, दूसरा कहां कहां मौजूद है, पोजीशन पे पता लगाना, और तीसरा कितना कितना मौजूद है। तो वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या मौजूद है। ठीक है। फिर होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितनी क्वांटिटी में। फिर उससे बनता है इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर इंपेरिकल फॉर्मूले से बनाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें मालूम चलता है भाई ये कौन सा कंपाउंड है। पूरा इतिहास इसका। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड सिंथेसाइज। सपोज करो हमने लेबोरेटरी में किसी कंपाउंड को बनाया, द कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होता है, एंड इट नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। और उसे प्यूरिफाई करने की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि भैया हम प्यूरिफाई करें उसे। ठीक है। और इसमें प्यूरिफिकेशन के लिए हम बहुत सारे मेथड लगाते हैं। तो कौन सा मेथड यहाँ पर लगेगा प्यूरिफिकेशन के लिए, ये कुछ एक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, एंड दैट इज डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। हमने सपोज करो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी के अंदर, और वो कभी भी आप बनाते हो तो वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है बेटा। उन इम्प्योरिटीज को हमें अलग करना है, उन्हें अलग करना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है। और प्यूरिफिकेशन जो किया जाता है वो कुछ एक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के बेसिस पे किया जाता है। जैसे दो कंपाउंड
जो अगर उसके अंदर मिले हुए हैं, एक की हो सकता है पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, एक की पानी में सॉल्युबिलिटी नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंपाउंड को उसके अंदर डाल देंगे। तो इम्प्योरिटी अगर इंसॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेट बनकर निकल जाएगी, या हमारा कंपाउंड इंसॉल्युबल और इम्प्योरिटी सॉल्युबल है पानी में तो वो उसके अंदर घुल जाएगी, या हमारा कंपाउंड किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो हम उसके अंदर सॉल्युबल कर लेंगे, इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो अगर इम्प्योरिटी और हमारे कंपाउंड दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो हम यहाँ सॉल्युबिलिटी से प्योरिफिकेशन करते हैं। अब सपोज करो दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, दोनों ही पानी में सॉल्युबल है या दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है, बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे क्या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो फिर हम यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। अगर डिस्टिलेशन भी लगाने का क्या तरीका होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन लगाते हैं, और 30 डिग्री से कम होता है तो हम यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। अभी एक एक करके सब समझोगे, अभी जस्ट मैं जनरल ऊपरी आइडिया दे रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन, अगर किसी कंपाउंड में बहुत ही कम इंप्योरिटीज है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज है, तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उसे हम सेपरेट करते हैं, और मेनली सॉलिड कंपाउंड्स को हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई नमक है, सपोज करो नमक है, नमक के बड़े बड़े डेले हैं, अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, तो वो इम्प्योरिटीज उसके जो पीसेस है, जो सॉलिड है उसके अंदर पूरे में बटे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्योर करना होगा, हम उसे पानी में कर लेंगे सॉल्युबल, पानी में हमने बढ़िया सॉल्युबल कर दिया उसे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सही बात है कि नहीं? जी नहीं, आप उसे सॉल्युबल कर रहे हो पानी में, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है इस बात पर डिपेंड करेगी। मैंने ये बताया भी था आपको, अगर रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी ठंडे पानी में ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब सपोज करो एंडोथर्मिक है, तो फिर यहाँ गर्म पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठंडे पानी में कम होगी। हमने उसके अंदर सॉल्युबल कर दिया, उसे पानी गर्म करके ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, और फिर हमने उसे ठंडा किया। तो ठंडा करने पर क्या होगा, फिर से उसके क्रिस्टल्स बनना चालू होंगे, और इम्प्योरिटी क्योंकि पानी के अंदर थी वो डली रह गई। यहाँ प्योर क्रिस्टल ने अपने क्या कर दिए, सीडिंग वगैरह हमने उसके अंदर कराई। ठीक है, सीडिंग मतलब थोड़ा सा प्योर कंपाउंड को उसके अंदर डाला, उसी के ऊपर ही प्योर कंपाउंड के पूरे क्रिस्टल्स जमा होते जाएंगे और एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि प्योर होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन मैंने आपको बताई दिया, ये दो लिक्विड्स के लिए लगाते हैं। तो सॉलिड्स के लिए क्या लगाते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। लिक्विड्स के लिए क्या लगाते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो अगर सिंपल मिक्सचर है, अगर सिंपल मिक्सचर है तो उसके लिए हम ये तीन प्रोसेस लगा सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी किसके लिए लगता है, लिक्विड के लिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एक प्रोसेस लगाई जाती है, क्रोमेटोग्राफी। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भैया मैंने एक रेड इंक ली, उसके अंदर ब्लू इंक मिला दी, रेड इंक ली और उसके अंदर ब्लू इंक मिला दी। अब मैं कहूं इसे सेपरेट कर दो, कर लोगे? क्यों? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम। समझ में आ रही है बात? सारी प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों एक ही चीज में सॉल्युबल है। आप कैसे सेपरेट करोगे? तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हुआ कि नहीं? ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम लगाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की खासियत ये है, इसमें आप किसी भी चीज को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लेकिन ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लेती है, और इसमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट मिलते हैं, मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में ऐसे मिलते हैं सेपरेशन। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सॉलिड को का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, किसी भी चीज का मिक्सचर हो, हम उसमें क्रोमेटोग्राफी लगा सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए। ठीक है, बाकी आपके पास में अगर सिंपल ही है तो बाकी के ये तीन मेथड और है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सिंपल के लिए होते हैं।
अगर सॉलिड है क्रिस्टलाइजेशन लगाओगे, 2 लिक्विड है डिस्टिलेशन लगाओगे, लिक्विड के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी लगा सकते हो। अब एक एक करके इन सबको हम यहाँ पर समझें, ठीक है। हल्का फुल्का ही, जितना समझ में आया हो उतना काफी है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं, अभी जस्ट एक आइडिया दिया। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये किसके लिए लगता है बेटा? सॉलिड कंपाउंड्स के लिए लगता है। एक सॉलिड है और प्लस उसमें क्या है, इम्प्योरिटी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसे, सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। किसका सिलेक्शन? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ऐसा लेते हैं which can dissolve the required solid to some extent। जो हमारा जो सॉलिड है जो हमें चाहिए है उसे वो डिसॉल्व कर सके, लेकिन कुछ एक एक्सटेंट तक, फुल्ली डिसॉल्व नहीं करे। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत खतरनाक सॉल्युबल हो उसके अंदर, कुछ एक एक्सटेंट तक वो सॉल्युबल हो, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस द सॉलिड कैन बी रिकवर्ड लेटर, और बाद में हम उसमें से ये सॉलिड को निकाल भी सके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास नमक है, वो नमक जमीन में गिर गया, मिट्टी मिल गई है। अब मिट्टी में से नमक कैसे अलग करोगे? तो आप क्या करोगे, आप नमक को लोगे, पानी के अंदर डालोगे, आपको मालूम है पानी के अंदर सॉल्युबल है, मिट्टी सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। पानी के अंदर आपने डाला और डालने के बाद में बढ़िया उसे आपने चला दिया, वो उसके अंदर घुल गया। अब आपने इसे छान लिया, मिट्टी अलग हो गई, नमक कहाँ पहुंच गया? पानी के साथ पहुंच गया। अब इस पानी को हम कर देंगे एवापोरेट, नमक हमें वापस मिल गया। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखो हमने यहाँ कैसा सॉल्वेंट सिलेक्ट किया, जो डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब डिसॉल्व कर ले। अच्छा, वो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल कर लेता, पर हर बार यही प्रोसेस तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब समझना कैसे, सॉल्वेंट सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद में हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसे स्लोली कूल्ड करते हैं। देखना कैसे, जैसे हमने इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास में शुगर है, क्या है? शुगर। एक एग्जांपल से समझना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 120 ग्राम शुगर सॉल्युबल होती है, सपोज करो 1 लीटर पानी में। शुगर को पानी में सॉल्युबल करते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सपोज करो मैंने आपसे ये कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी, 1 लीटर पानी 120 ग्राम शुगर को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है। हमने लिया भैया, डिसॉल्व कर दिया। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 270 ग्राम हो गई। कितनी हो गई? तो हमने 270 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने के बाद में हमने इसे फिल्टर कर लिया, जितनी इंप्योरिटीज थी उन इंप्योरिटीज को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद में हमने सॉल्यूशन को कूल किया, और कूल करके वापस 25 डिग्री पर ले गए। तो अभी कितनी डिसॉल्व हो गई थी? 270। अब वापस हम 25 पर ले गए तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 120। तो 270 में से 120 को माइनस करो तो कितना आया? 150 ग्राम। तो 150 ग्राम जो शुगर रहेगी वो क्या हो जाएगी? सॉलिडिफाई। क्या हो जाएगी? अरे चाशनी बनती है। कैसे बनती? गरम करके खूब पानी डालते। चाशनी जब गर्म रहती तो वो बिल्कुल लिक्विड है, और जब वो ठंडी हो जाती तो उसमें क्रिस्टल्स आ जाते शुगर के, कि नहीं आ जाते? वो यही क्रिस्टल्स आ गए, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो गई, ठंडा कर दिया। तो आप कहोगे सर हमें ये 120 ग्राम भी तो चाहिए, इससे भी तो रिकवर करना है, ऐसे थोड़ी हम गुला रहे देंगे। आप और ठंडा कर दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओ पानी को, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओ, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी डली है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ये 12th में पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर में, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे आ जाएगा इसका, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा तो ये जमन मतलब ये बर्फ नहीं बनेगा, ये पानी सॉलिड नहीं बनेगा। अभी -2 -3 डिग्री पर ले जाओगे, आपकी ये शुगर क्रिस्टल बनकर बाहर निकल आएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई? पक्का? ठीक। तो ये प्रोसेस रही है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, स्लो कूलिंग करी है। जितनी स्लो कूलिंग करेंगे उतना अच्छा क्रिस्टलाइजेशन होगा, एकदम से ठंडा नहीं कर देना। अच्छी कूलिंग दो, अच्छे से प्यूरिफाई करो। प्यूरिफाई के लिए अच्छे अच्छे फिल्टर पेपर लगाओ, उससे आप इसे प्यूरिफाई करो, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कई तरीके से होता है। अब सीडिंग के थ्रू भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, मैंने आपको बताया। कोई भी एक प्योर कंपाउंड को उसके अंदर डाल दो,
ठीक है, तो उसके ऊपर उसी के क्रिस्टल्स जमेंगे और बहुत अच्छे से क्रिस्टल्स जम जाएंगे। ठीक है चलिए, तो ये किसके लिए था बेटा? सॉलिड कंपाउंड्स के लिए था। और आईसीएससी वालों ने 10th में पढ़ा भी होगा मेटलर्जी चैप्टर में, जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो अगर आपको याद हो वहां सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। नहीं आएगा? सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्मेशन से अपन ने उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपन ने क्या कर लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में पहले कन्वर्ट किया था। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में फिर अपन ने NaOH डाला, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो गया तो सोडियम का सॉल्ट बन गया, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाता है। फिर हम उसे फिल्टर कर लेते हैं, वो फिल्ट्रेट के साथ पानी के साथ में एल्यूमिनियम डिसॉल्व होकर आ गया। फिर बाद में हम उसे गर्म करते हैं और पानी डालते हैं उसके अंदर। फिर जब हम पानी उसके अंदर डालते हैं तो फिर से वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और वो फिर अनडिसॉल्व हो जाता है, यानी अनडिसॉल्व हो जाएगा, यानी PPT1 के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसे पानी में से बाहर निकाल। याद आया? हाँ ठीक है, तो ये भी क्रिस्टलाइजेशन की ही प्रोसेस थी। चलिए अब दूसरा देखते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसके लिए लगाते हैं बेटा? हम दो लिक्विड्स के लिए, दो लिक्विड्स के लिए लगाते हैं। इसमें हमारा एक वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, एक सिंपली डिस्टिलेशन होता है। तो इन सबको हमें यहाँ पर समझना है किसे कब लगाना है। सबसे पहले देखते हैं डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स को बॉयल करते हैं। क्या करते हैं? कंपाउंड को बॉयल करते हैं। अब अगर हमारा कंपाउंड में नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी है, नॉन वॉलेटाइल यानी कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उड़े नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो उड़े नहीं, ठीक है, उसे हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और जो 100 डिग्री के अंदर उड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कहते हैं। हम उसे वॉलेटाइल कहते हैं। समझ में आई है बात? तो सपोज करो एक कंपाउंड है हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और एक कंपाउंड है जिसका हमारा टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने दोनों का मिक्सचर है, हमने लिया, इसे इस फ्लास्क में डाला, हमने गर्म करना चालू किया। हम गर्म करेंगे, यहां से क्या बनेगी बेटा? हीट बनेगी। अब ये हमने डिस्टिलेशन कॉलम यहां लगा लिया, ये डिस्टिलेशन कॉलम हमने यहां पर लगा लिया। इसमें से ये हीट जाएगी, इसमें से ये हीट यहां से जाएगी, ये हीट जाते हुए आपको दिख रही होगी, ये हीट जाएगी। ठीक है, ये ऊपर तक जाती है, ऊपर जाने के बाद में ये यहां से निकलती है इस कॉलम से। अच्छा, इसके ऊपर ही एक और जैकेट टाइप की ये लगी रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पर जैकेट लगी हुई है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां से कोल्ड वाटर को डालते हैं और यहां से वाटर को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, या मैं ज्यादा अच्छे से आपको बताऊं तो एक मिनट, अगर हम ज्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन करें तो वो कुछ ऐसा होगा। इसे यहां से करो, इसे बंद कर दो, इसे यहां से बंद कर दो। यहां से देखो, कोल्ड वाटर जो रहेगा वो यहां से इन होगा और यहां से वाटर आउट हो जाएगा। अब देखो, हमने पानी कहां से दिया? नीचे से ऊपर की ओर दिया पानी, इसलिए कि पानी थोड़ी देर यहां पर ठहर सके। अगर ऊपर से डालते पानी तो नीचे से तुरंत निकल जाता, ये पानी यहां पर ठहर सके। और यहां से पानी आपका जो रहेगा ये बाहर निकलेगा बेटा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है, ऊपर से पानी बाहर निकला और ये पानी सिर्फ इसके, जो आप ये पीला वाला देख रहे हो ना, इस पीले वाले को घेरे रहता है चारों ओर से, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वेपर्स आए हैं, ये जो वेपर्स आए हैं, इन वेपर्स को ये ठंडा पानी क्या कर देगा? कंडेंस, और इन्हें वापस क्या बना देगा? लिक्विड। और ये लिक्विड के ड्रॉपलेट्स यहाँ गिरेंगे, और गिरेंगे तो यहाँ पर आपका ये कलेक्ट हो जाएगा। अब जो नॉन वॉलेटाइल था वो तो यहाँ पड़ा रहेगा, और जो वॉलेटाइल था वो हीट होने पर उड़कर यहां से चला गया। तो देखो दोनों का सेपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसे हमने कहा, क्या कहा हमने? इस प्रोसेस को कहा सिंपल डिस्टिलेशन। क्या कहा हमने? सिंपल डिस्टिलेशन कहा।
इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हम करवाएंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करो, करवाएंगे, यही प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक है, इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये डिस्टिलेशन कॉलम होता है, ऊपर हम थर्मोमीटर लगाते हैं। ये किस लिए लगाते हैं? ताकि हम टेम्परेचर को देख सकें, भाई हमें कितना टेम्परेचर है, ये भी जरूरी होता है। ठीक है, चलो, तो हमने बॉईल किया कंपाउंड को, वेपर्स को कलेक्ट किया और उसे क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया और सेपरेट हो गए, दो कंपाउंड सेपरेट हो गए। पर अब क्या होता है, अब होता ये है कि अगर दो लिक्विड्स का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ज्यादा हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, मतलब एक बॉयल होता है मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दूसरा बॉयल होता है 140 पर, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 50 डिग्री का डिफरेंस आ गया कि नहीं? आप क्या लगाओगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन। पर 30 डिग्री से अगर डिफरेंस कम है तो आप लगाओगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या लगाओगे? क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बस ये जो डिस्टिलेशन यूनिट थी ना, कॉलम था, ये डिस्टिलेशन कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा ये डिस्टिलेशन कॉलम बड़ा हो जाता है भाई, इसे बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हमने इसे बड़ा कर दिया, इस डिस्टिलेशन कॉलम को बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसमें भरी रहती है जगह जगह पर, यहाँ पर फ्रैक्शनल ट्यूब्स होती हैं, तो ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर ये छोटे छोटे कांच जैसे बीड्स भरे रहते हैं, बीड्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये बीड्स होते हैं, मतलब जैसे कांच की गोलियां टाइप की होती है ना, उस टाइप के बीड्स रहते हैं। ये क्या करते हैं अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, इन बीड्स का क्या काम है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमने यहाँ पर दो लिक्विड डाली, जैसे ए है 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट, और बी का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसे गर्म किया। अच्छा, इसमें अभी हम वैक्यूम पंप वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ये जो लगा हुआ है ये मैंने आपको यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में समझाया है, तो उसे मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसे भूल जाओ कि ये कुछ लगा हुआ है वैक्यूम पंप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही इसे गर्म करना चालू किया बच्चों, चलिए गर्म कर देते इसे, हमने ये गर्म किया। ठीक है, जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो दोनों के वेपर्स उड़ेंगे, दोनों के वेपर्स उड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दोनों के वेपर्स जाकर इन बीट पर जाकर चिपकेंगे, बीट पर जाकर चिपकेंगे, इसके ऊपर जाकर चिपकेंगे। ठीक है, अब चिपकेंगे तो धीमे से ये हीट को लूज करने लगेंगे। अच्छा, नीचे से और वेपर्स आ रहे हैं, वो भी आकर उसकी जगह चिपके, तो अब नीचे वाले वेपर से ऊपर वाले वेपर्स ने क्या किया, हीट ले ली कि भाई हम और ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी हमें हीट दो, तो उससे हीट खींच लेगा और ये कहां जाएगा, और ऊपर जाएगा। भाई देखो, कुछ वेपर्स थे यहाँ बीट पर आकर चिपक गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, ठंडे हो गए, कोल्ड। अब नए वेपर्स नीचे से आए, ये कैसे हैं, हॉट। हमें मालूम है हीट कहां से कहां बहती है, हॉट टू कोल्ड, ये भी बीट पे आके चिपक गए, तो ये वाले क्या करेंगे, इससे क्या ले लेंगे, हीट ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, और ये क्या होंगे, ये और ऊपर बढ़ेगा, ये और ऊपर बढ़ेगा, है ना। अब नीचे और वेपर्स आएंगे, तो ये इससे हीट लेगा, ये इससे हीट लेगा, तो ये फर्दर फिर इससे हीट ले लेगा, क्योंकि ये ऊपर जाने पर और ठंडा होता जा रहा है कि नहीं, तो हीट लेकर ये ऊपर चढ़ते जाएंगे कि नहीं। अब देखो, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 50 डिग्री, और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बनी बात है, ए ज्यादा ऊपर तक चढ़ सकता है कि नहीं, तो ए बी से क्या कहेगा, कहेगा भैया तू मुझे हीट दे, पहले मैं उड़ जाऊं फिर तेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यहाँ ए बी से भी हीट लेता जाएगा, पूरी पूरी हीट विड्रॉल करेगा, और ए सेपरेट होते जाएंगे, और ए चढ़ता हुआ आप देख रहे हो, ये ऊपर तक चढ़ते चढ़ते सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन मौजूद रहेगा, ए मौजूद रहेगा, बी नहीं चढ़ पाएगा इसमें, क्योंकि सारे ए इससे हीट को लगातार निकालते जाएंगे, और यहां पर आप इसे ए को सेपरेट कर सकते हो। ये होता है फ्रैक्शनल कॉलम का काम, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा, नहीं आई, क्या नहीं आया समझ में, बोलो, फिर से समझा दो। अच्छा बता, एक बार बता बेटा, ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 60 है ना, है, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हमने इसे गर्म किया, दोनों के वेपर्स बने, देख बेटा दिख रहा है तुझे, व्हाइट भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है।
अब जो ग्रीन रहेगा वो जाकर चिपकेगा और व्हाइट भी चिपकेगा बीट्स के ऊपर, है ना। अब ये एक दूसरे से हीट को लेंगे, तो ज्यादा हीट कौन लेता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा हीट को खींचता है। आपने देखा है, क्या देखा है बेटा, कि अगर मान लो कभी आप जल जाते हो, तो जलने पर ये बताओ आप तेल में हाथ डालोगे या पानी में? पानी में डालोगे ना। क्यों? पानी हीट को खींचता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छी होती है, वो हीट को खींचेगा और हीट को निकाल लेगा अपने अंदर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो हीट को जल्दी निकालेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर दोनों की ये जाकर चिपक गए। अब आपको मालूम है ग्रीन वाले का क्या है, ग्रीन वाला ए है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये व्हाइट वालों से भी हीट को खींचेगा ऊपर उठने के लिए। व्हाइट वालों से ये हीट को खींचेगा और ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा। व्हाइट वालों में हीट क्या होती जा रही है? कम। तो व्हाइट वाले नीचे गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और इस तरीके से ये ऊपर पहुंचेगा और ऊपर पहुंचकर पूरे पूरे ग्रीन यहाँ पर अलग सेपरेट हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ गई बात? नहीं आई? पक्का? क्लियर है बच्चों सभी को? पक्का? अब देखो बेटा, कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब समझ रहे हो? टूटने का मतलब नहीं मालूम? जैसे देखो, सपोज करो, मैं आपको बताऊं, ये H2O है। H2O हमने लिक्विड फॉर्म में लिया। किस में लिया बेटा? लिक्विड फॉर्म में। H2O में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में किससे लगे रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लगे रहते हैं। भाई फेस चेंजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये ऐसे जुड़े रहते हैं ना। नहीं है समझ? अब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर ये होता है कि ये इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ दिया जाता है और हर एक मॉलिक्यूल को क्या कर लिया जाता है? अलग अलग। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर एक मॉलिक्यूल क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ना। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो टूटता ही है, साथ में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी इनका केमिकल बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोज होगा। समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि बस H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाए? सेपरेट, पर रहे H2O ही। बॉइलिंग पॉइंट में हमें इसे क्या करना है? हमें इसे सिर्फ और सिर्फ गैस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? और गैस का मतलब ये होता है कि जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं हो। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ही गैस को किस में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में। और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है? सॉलिड में। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? हम इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को बिल्कुल खत्म कर दें। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हम इसे लूज कर दें, सिर्फ लूज कर दें इंटरमोलिकुलर फोर्स को। ठीक है? तो इसमें कहीं भी केमिकल बॉन्ड नहीं टूट रहा है, केमिकल बॉन्ड नहीं टूट रहा है। लेकिन अगर ये केमिकल बॉन्ड ही टूट जाए बॉइलिंग पॉइंट पर, तो हम इसे कहते हैं ये डिकम्पोज हो गया। मतलब ये वो कंपाउंड रहा ही नहीं, ये हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया, और इन दोनों के मिक्सचर में अगर आप माचिस छिला दोगे तो क्या हो जाएगा? धमाका होगा। जबकि अगर ये केमिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऐसा कंपाउंड कि जिसमें माचिस छिलाओगे तो वो बुझ जाएगी। प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई है। समझ में आई है बात? तो कुछ एक कंपाउंड ऐसे होते हैं, भाई रुक जा थोड़ा, रुक जा भी कर रहा हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर में कॉल, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ एक कंपाउंड्स जो रहते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। किस पर? अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। तो उन्हें आप डायरेक्टली बॉइल नहीं कर सकते। अब जब बॉइल नहीं कर सकते तो सेपरेट कैसे करोगे? तो फिर हम उसके लिए मालूम है क्या लगाते हैं? हम उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन लगाते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो कंपाउंड बॉइल भी हो जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं। ऐसा क्या हो जाएगा? या वैक्यूम डिस्टिलेशन नहीं लगा रहे हैं तो रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन लगाएंगे।
तो ऐसा क्या हो जाता है, इसे अपन समझेंगे कल। बहुत अच्छी फिनोमेना, ठीक है। तो कल इसे फिर से रिपीट करके आना, हमने यहाँ पर क्या बताया इसे पूरा रिपीट करके आना, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है, जरूर से, बिना देखे नहीं।